नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 41। कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी एक गुप्त दल था। कार्बोनरी क्या था? एक गुप्त दल था जो राष्ट्रवादियों के द्वारा इटली में गठन किया गया था। क्या किया गया था? इटली में गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छापामार के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र का स्थापना करना था। तो राजतंत्र को समाप्त कर, छापा मार्ग नष्ट कर और गणतंत्र का स्थापना करना था। जो सिर्फ मैजनी इस दल के प्रमुख नेता थे। जो कार्बोनरी का प्रमुख नेता कौन थे? मैजनी। कौन थे? मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 32। क्वेश्चन नंबर 42। रक्त एवं लौह नीति की क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? तो आंसर लिखेंगे इसका। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति को सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। क्या करना था? सैन्य सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 43। इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? आंसर लिखेंगे। मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। योग सेनापति था। क्या था? योग सेनापति था। वह इटली में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया करता था। क्या करता था? प्रचार प्रसार किया करता था। तथा यंग इटली नामक और यंग यूरोप नामक दो संस्था का नाम स्थापना किया। क्वेश्चन आएगा कि यंग इटली और यंग यूरोप का नामक संस्था किसने चलाया था? तो इटली के एकीकरण में कौन चलाया? मैजनी चलाया था। अरे बाप। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि यूरोप नामक दो संस्था स्थापना किया जिससे उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। इटली का एकीकरण करना था। अतः इटली के एकीकरण में जोसेफ भेजने का महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन 44। गैरीबाल्डी कार्यों को चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो आंसर लिखेंगे। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में किया नामक नगर में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में किस नामक नगर में हुआ था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। क्या था? गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था तथा मैजनी के विचारों का समर्थक था। मैजनी के विचारों का समर्थक था। इटली में उस समय बुर्बो वंश का शासन काल था और इस राजवंश आम जनता काफ़ी परेशान हो गए थे। इटली में सभी जनता गैरीबाल्डी के विचारों का समर्थक हो गए थे। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण करने में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन पढ़ने 45। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखे। क्वेश्चन आया तो आप समझ गए होंगे। 1848 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप आगे लिख सकते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का एक शासक था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप एक शासक था। वह एक उदारवादी शासक था। कौन था? उदारवादी कहने का मतलब है कि वो अपने मन को ज़्यादा मानता, दूसरे जनता का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं देना था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णीय मध्यवर्गीय वर्ग नीति का अवलंबन किया था तथा सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। किसको? गीजो को 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। गीजो कट्टरवादी नेता था। गीजो क्या था? कट्टरवादी नेता था। लुई फिलिप केवल पूंजीवादी वर्गों को अपने साथ रखना चाहता था। मतलब हुआ कि जब अमीर है तो अमीर को ही रखें, गरीब का कोई वैल्यू नहीं देता था। वो बहुत उदारवादी नेता थे। लुई फिलिप के शासनकाल में
फ्रांस में भूखमरी, भूखमरी कहने का मतलब कि खाने का लानत पड़ गया तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गया तथा अतः फ्रांस में लुई फिलिप के प्रति जनता में असंतोष था, जिसके के कारण 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले 46। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? आंसर लिखेंगे, घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों के परिवार की बस्ती के लिए किया गया था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म और जाति समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। मतलब समझ गए, घेटो शब्द व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों के यहूदी परिवार के लिए क्या करता था, लेकिन आज के टाइम में यह एक धर्म जाति समान पहचान लोगों का एक साथ रहने का स्थान बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 47। जलबरैन संघ क्या था? जलबरैन व्यापारी का एक संगठन था। जलबरैन व्यापारी का एक संगठन था जो छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आर्थिक सहयोग करता था। क्या था वो? जैसे समझ जाए कि जलबरैन क्या था, एक व्यापारी संगठन था जो छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने का एक आर्थिक सहयोग दिया करता था। इस संघ का स्थापना सन 1834 ईस्वी में व्यापारियों वर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1834 ईस्वी में व्यापारियों संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 48। इटली के एकीकरण में काउंट काबुर के योगदान को लिखें। आंसर लिखेंगे, काउंट काबुर एक सफल कूटनीतिक तथा राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली के एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए चार्ल्स ने फ्रांस के साथ मित्रता बना लिया तथा क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबुर फ्रांस तथा साथ दिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। यूज फॉर युद्ध होना चाहिए यहाँ पर, युद्ध कर दे में ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ तथा इस युद्ध के बाद पीरमाउंट सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में कानूनी रहेगा। अतः इटली के परिणाम एकीकरण करने में काउंट काबुर का विशेष योगदान था। क्वेश्चन 49। मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक युग क्या था? आंसर लिखेंगे, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 ईस्वी तक काल में मेटरनिक का युग कहा जाता है। 1815 से लेकर के 1848 तक की ईस्वी को मेटरनिक युग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में लंबे समय तक मेटरनिक युग का शासनकाल रहा, जिसने नेपोलियन के द्वारा स्थापित पुरातन व्यवस्था को समाप्त किया तथा ऑस्ट्रिया में गणतंत्र का स्थापना कराया, जिसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। मतलब एकता, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र में, किसी भी समाज भौगोलिक क्षेत्र में लेकिन सबको एक साथ बांधने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण के करने में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया बन रहा था तथा यह देश जर्मनी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया करता था तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने में। आप ये वीडियो आपको पिछले वीडियो में मिला होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू बेट्स फॉर किया जाता है। तो बताइए किन किन प्रकार का फसलें उगाई जाती हैं? तो सुनेंगे आप लोग। ए में रबी फसल, यानी रबी फसल जो है, यह फसल जाड़े के दिन में पाई जाती है। यानी यह फसल जो है, रबी फसल जो है ना, जाड़े के दिन में पाई जाती है तथा इसका मुख्य फसल गेहूं, चना, मसूर तथा आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। क्या क्या? रबी फसल क्या क्या है जी?
गेहूं, चना, मसूर तथा आल से। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आपको पूछ देगा गेहूं कौन सा फसल है तो रबी फसल, चना कौन सा फसल है जी तो रबी फसल, मसूर तथा आलसी क्या है जी रबी फसल ही होता है। ठीक है, चलिए तो बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। यह फसल बरसात के दिनों में यानी बोई जाती है। यानी खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं, तो यह फसल बरसात के दिनों में बोई जाती है। जैसे धान, मक्का तथा कपास इत्यादि, ये सारे जो है ना खरीफ फसल है। धान, मक्का तथा कपास जो है ना ये खरीफ फसल ही है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए सी नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जायद फसल क्या है। जायद फसल कम समय के लिए गर्मी के दिनों में बोई जाती है। जैसे खीरा, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि, ये सारे जो है जायद फसल है। जायद फसल, ठीक है। खीरा कौन सा फसल है, जायद फसल। खरबूजा क्या है, जायद फसल। ककड़ी क्या है जी, जायद फसल है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बताते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें। यानी चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें। तो चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। यानी चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। जबकि 200 cm से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। यानी इसका कहना है कि जबकि 200 cm से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए। चाय एक पेय पदार्थ है। चाय जो है ना एक पेय पदार्थ है। इसका सर्वप्रथम उत्पादन 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। इसका जो चाय का उत्पादन जो किया गया था सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश में चाय का उत्पादन किया जाता है। यानी बताइएगा चाय का उत्पादन जो किया जाता है वो किन किन देशों में किया जाता है, बताइए। आपको असम कह देगा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में चाय का जो है ये सारे को क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन किया जाता है। ये सारे क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे क्या कह रहा है जी। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो हरित क्रांति जिस पद्धति के माध्यम से कम भूमि में सिंचाई यानी उर्वरक, अत्याधुनिक मशीन तथा उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यानी उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी अधिक उत्पादन किया जाता है, इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एवं स्वामीनाथन के द्वारा सन 1970 ईस्वी के दशक में इसका शुरुआत हुआ। यानी हरित क्रांति का जो हुआ ना दशक स्वामीनाथन के द्वारा हुआ। कब हुआ, 1970 के दशक में शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा
देना है, जिसका फसलें बढ़ावा देना है। चलिए तो जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जी कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। संक्षेप में लिखना भी जरूरी है इसे, ठीक है। तो यह कृषि पद्धति को अपनाया जाता है जहां भूमि पर जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है, जहां जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है। इसमें श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें श्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है, कौशल का भी इसमें क्या किया जाता है, भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरक बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों के रखरखाव एवं मौसम संबंधी अनेक ज्ञान का इनमें उपयोग किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है जी, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट कि गहन जीविका कृषि से आप क्या अभिप्राय है, यानी क्या समझते हैं बताइए। तो यह एक प्रकार की श्रम गहन खेती होती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी गहन जीविका कृषि से आप जो समझते हैं, गहन खेती होती जो है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है जी कि चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है क्यों। चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है क्यों, तो बताइएगा। असम की पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा उपलब्ध होती है। ढलवा भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जड़ों में जम नहीं पाता है, झाड़ियों की जड़ में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्य से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए होंगे ना। ढालों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा की उपलब्धता होती है। जहां ढलावा की भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जरूरतों में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्यों से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आप क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखें, यानी गेहूं के भौगोलिक दिशाओं के बारे में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर में लिखिएगा आप। आंसर आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड के सामने। यह जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। ये जो है ना, जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। पक्के समय में इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा आगे के लिए समान रूप में विपरीत 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए कौन सा मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है एवं सिंचाई की सहायता से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जी, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताएंगे
और याद करवा देंगे, मन में याद करवा देंगे मेरे भाई। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। तो व्यापारिक कृषि फसल व्यापार के लिए उपजाया जाता है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी। आधुनिक कृषि तकनीकी का निवेश किया जाता है। रोपण के सभी व्यापारिक कृषि है, जैसे चाय, गन्ना, केला इत्यादि, ये सारे जो है, ठीक है ना, व्यापारिक है। ठीक है, आप देख सुनिए, आप कहता है निर्वाह कृषि। निर्वाहक कृषि, किसान अपने निर्वाह के लिए कृषि करता है। परंपरागत कृषि ही खेती के अलावा भी काफी परंपरागत है। लकड़ी के हल, कुदाल, खुरपी उपज कम होती है। जमीन की जुताई जैसे तैसे कर दी जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की काफी कम होती है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो बिहार में धान की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। यहाँ 3 उपजे, यानी यहाँ 3 उपजे जो है भदई, अगहनी तथा गर्मा होती है। यह राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है। और बिहार की मैदानी भाग अधिक उपयुक्त, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं अधिक श्रमिक चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन कि भारत कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादक के कई कारण हैं, जिनमें ध्यान दीजिएगा, आंसर पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है तो ध्यान दीजिएगा कारण पे कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटता। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर इसे कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद भी कीजिए अभी से ही, ताकि देखिए एग्जाम का भी बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है। ठीक है ना, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं, जानेंगे आपका क्वेश्चन के बारे में। परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन जो है किसे कहते हैं तथा और कितने प्रकार के होते हैं। परिवहन जो है, तो बताइए परिवहन क्या है जी। परिवहन वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव यात्रा करता है। जिसके द्वारा मानव जो है ना यात्रा करता है उसे ही हम परिवहन कहते हैं। जिसके द्वारा मानव यात्रा कहते हैं उसे हम परिवहन कहते हैं। तथा माल ढुलाई, यानी माल ढुलाई करता है। ठीक है, परिवहन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवहन जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। और ठीक है ना, तो चलिए बताते हैं आप लोगों को बीच तो कौन कौन है सो बताते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक में जो है सड़क मार्ग, दूसरा रेल परिवहन, सी में जल परिवहन, डी में वायु परिवहन। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। राष्ट्रीय महामार्ग क्या है जी, बताइए राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। वहाँ एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। क्या है, जोड़ती है। इनका निर्माण कार्य एवं रखाव केंद्रीय सरकार करती है। इसका रखाव जो करती है वो किसका काम है,
केंद्रीय सरकार करती है। कौन करती है? केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि नागपुर सड़क योजना क्या है। नागपुर सड़क योजना क्या है और इसका स्थापना कब किया गया? इसका स्थापना भी कब किया गया है, तो बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नागपुर सड़क योजना एक सरकारी विभाग है। नागपुर सड़क योजना जो है एक सरकारी क्या है? विभाग है। इसके अंतर्गत देश में सड़क मार्ग को चिन्हित किया जाता है। अंतर्गत देश में सड़क मार्ग को चिन्हित किया जाता है। इसका विकास 1857 ईस्वी में ही किया गया था। इसका विकास जो हुआ था 1857 ईस्वी में। नागपुर सड़क योजना के अनुसार भारत में 4 प्रकार के सड़क हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सड़क हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में भारत में सड़क मार्ग के प्रादेशिक वितरण लिखे। प्रादेशिक वितरण लिखे क्या है जी? तो बताइएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में पहला स्थान महाराष्ट्र तथा सबसे कम पक्की सड़कों वाला लक्ष्मी द्वीप क्या? लक्ष्मी द्वीप है। सड़क के घनत्व की दृष्टि में केरल प्रथम स्थान पर रखता है। केरल क्या है? प्रथम स्थान पर रखता है। पूरे भारत में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व दिल्ली में है। पूरे भारत में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहाँ है जी? दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में लिखे। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में लिखे। ध्यान दीजिएगा, बने रहिए। और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? तो चलिए बताते हैं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर एवं मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक। इस राजमार्ग की लंबाई 2369 किलोमीटर है। इसका जो है जी, समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों के प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे में वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर एवं मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक। इस राजमार्ग की लंबाई जो है जी 2369 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 2369 किलोमीटर है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला नंबर, रेल मार्ग का इतिहास लिखे। यानी रेल मार्ग का जो इतिहास लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिएगा कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्रों में रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो आपको सबसे पहले जो बता देंगे, और कोई ऑब्जेक्टिव में आपको फिक्स है जो पूछेगा ही कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो आपको बोलना होगा कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से कहाँ तक चला? मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर चली? तो 34 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्रों में रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, भारत में रेल परिवहन का श्रेय ब्रिटिशों को जाता और वर्तमान समय में भारत के सभी राज्यों में रेलवे लाइन का जाल बिछा दिया गया था। क्या बिछा दिया गया था? रेलवे लाइन का बिछा दिया गया है। ठीक है, रेल परिवहन भारत सरकार के अधिवेशन कार्य करता है। रेल परिवहन जो है ना, भारत सरकार के अधिवेशन कार्य करता है। ठीक है, चलिए आप बताइएगा मेरे भाई कि पाइपलाइन मार्ग क्या है जी? संक्षेप में बताइए। पाइपलाइन जो है ना, पाइपलाइन क्या है, उसे संक्षेप में बताना होगा। ठीक है, तो
कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी निकालिए। भारत में पाइपलाइन मार्ग के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने के लिए तेल शोधक परिष्करण केंद्र में पर भेजा जाता है, यानी शुद्ध करने के लिए तेल शोधक परिष्करण केंद्र पर भेजा जाता है तथा शुद्ध तेल को पाइपलाइन मार्ग के द्वारा भंडारण करके उसे छोटे छोटे वाहनों के द्वारा उपयोग देता है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, हजारों में बेचा जाता है। पाइपलाइन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पाइपलाइन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो एक में जो होते हैं तेल पाइप लाइन, दूसरा गैस पाइपलाइन। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव में यदि आ जाए कि पाइपलाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो पाइपलाइन अभी से ही याद रख लीजिएगा कि पाइपलाइन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं जी। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वायु मार्ग क्या है जी? वायु मार्ग क्या है जी, बताइए। भारत में वायु मार्ग परिवहन की शुरुआत सन 1911 ईस्वी में हुआ था। वायु मार्ग का जो है ना परिवहन की शुरुआत जो हुई, कब हुई? 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। इलाहाबाद से कब हुई थी? नैनी के बीच हुई थी। 10 किलोमीटर की यात्रा संपन्न की गई थी। 10 किलोमीटर की यात्रा संपन्न की गई थी। वायु मार्ग के द्वारा किसी भी स्थान पर किसी भी समय आसानी से कम समय में पहुंचा जा सकता था। किसी भी समय में आसानी से क्या किया जाता था? आसान स्थान पर पहुंचा जाता था। किसी भी समय आसानी से कम समय में पहुंचा जा सकता था। ठीक है ना। अब बताइए, वायु परिवहन आपातकाल के दौरान संकट मोचन के रूप में लोगों को मदद करती थी। संकट मोचन के रूपों में लोगों को क्या करती थी? वो मदद करती थी। ठीक है ना, चलिए बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, जल मार्ग के बारे में संक्षेप में लिखे। यानी जल मार्ग के बारे में संक्षेप में लिखना है जी। तो परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम जल मार्ग को माना जाता है। परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम जल मार्ग को माना जाता है, क्योंकि इसे चलाए मान करने के लिए कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सस्ते दर पर यात्रा भी संपन्न होती है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार के द्वारा ही संपन्न होता है। लगभग भारत में जो है 95% विदेशी व्यापार के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, संचार व्यवस्था क्या है जी? इसकी विशेषता को लिखे। संचार व्यवस्था क्या है जी, बताइए। संचार व्यवस्था जो है मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसके माध्यम से सूचनाएं का आदान प्रदान करता है उसे हम संचार कहते हैं। जैसे प्रभात खबर। ठीक है, कहा जाता है संचार व्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। यह स्तर पर तथा कम समय में सूचनाओं का पहुंचाना। कम समय में ही सूचनाओं को क्या करना? पहुंचाना, उसे ही यह संचार कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है तथा इससे क्या क्या लाभ होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है जी, और तथा इससे क्या क्या लाभ होता है? तो जब कोई देश WTO से मान्यता से लेकर अपने पड़ोसी मुल्क के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता है, वस्तुओं का आयात का एवं निर्यात करता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो बताइए, क्वेश्चन है आपका कि भारत में सड़क मार्ग के बारे में लिखिए। भारत में सड़क मार्ग के बारे में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सड़क मार्ग अत्यंत प्राचीन मार्ग है। इसकी आरंभिक प्रमाण
हड़प्पा संस्कृति तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिलती है। इसके द्वारा प्रतिदिन करोड़ों मानव अपनी यात्रा संपन्न करते हैं तथा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और इससे अगले वीडियो में आप लोग को बीच ज़रूर फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए बने रहें और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक भी कर ले, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने, इससे अगले वीडियो फिर मिल लेंगे। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताते हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, यानी आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और अथवा अथवा आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की यानी विवेचना करें, यानी विवेचना करना है। तो बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए आप इसे पेन और कॉपी निकालिए, ठीक है। आपदा कोई भी हो सकता है, यानी आपदा जो है ना कोई भी यानी हो सकता है। प्रबंधन यानी अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास यानी विकास कार्य अवरोध होते हैं। क्या होते हैं? अवरोध होते हैं, वरन विकास कार्यों में यानी कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर से देखा जाए तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की गई, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु क्या होते हैं? सुखाड़ प्रबंधन हेतु, ठीक है। चलिए आम लोगों की सहयोग यानी सहयोग से या सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण कार्य किया गया है, ठीक है। क्या किया गया जी? निर्माण किया गया है और उसका क्या किया गया? कार्य भी किया गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, भारत में सुनामी से बर्बादी कब और कहाँ हुई थी? बताइएगा। सुनामी जो है बर्बादी कब और कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 2002 में भारत के पूर्वी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से क्या हो गया? भारी बर्बादी हुई थी। क्या हुई थी? भारी बर्बादी हुई थी। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, सुखाड़ किसे कहा जाता है? यानी सुखाड़ किसे कहा जाता है? बताइएगा सुखाड़ किसे कहा जाता है, बताइए। तो देखिए, जब औसत वार्षिक यानी वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 25% से अधिक की गई कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ कहा जाता है, ठीक है। उसे सुखाड़ कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जारी रहे। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे। आज के लिए इतना। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई बंधु दोस्त। तो आज की क्लास में बताने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बीच दिख रहा होगा हेडिंग में, कि आज क्या बताने वाले, ठीक है। क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए और इसे देखिए एग्जाम का भी बहुत कम समय है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसे लिख कर जल्दी रट जाइए, ठीक है। कल के भरोसे नहीं छोड़िएगा, आज ही रट लीजिएगा इसे जल्दी कॉपी में नोट कीजिए और याद करना चालू कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो है आपदा, यानी आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? और अथवा जो है आपदा के विभिन्न प्रकारों का
वर्णन करे, यानी विभिन्न प्रकारों का क्या करना है जी, वर्णन भी करना है। ठीक है, तो आप बताइएगा आपदा जो है जी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जो होते हैं प्राकृतिक आपदा, एक जो क्या होते हैं जी, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा जो है मानव जनित आपदा। क्या नाम है जी, मानव जनित आपदा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा होता है। ठीक है, संसाधन भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वही सेम कहानी यहाँ भी है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा होता है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में आपको कह दिया जाए कि भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, यानी हिमस्खलन है, यानी ओलावृष्टि है, भूस्खलन आदि है। बताइए ये सारे क्या है जी, प्राकृतिक आपदा। क्या है जी, प्राकृतिक आपदा। आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि 1 नंबर में आएगा कि भूकंप क्या है जी, यही सब में से आपको पूछ बेटा ही करता है भूकंप क्या है, मानव जनित आपदा है कि प्राकृतिक आपदा है। तो बताइए भूकंप तो प्राकृतिक आपदा है ना जी। सुनामी कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है ना। तो बाढ़ कौन सा आपदा है, प्राकृतिक। सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक आपदा आप लोग समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं, प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा पॉइंट आपको रहा कि मानव जनित आपदा। बताइए मानव जनित आपदा किसको कहते हैं, बताइए मानव जनित आपदा किसको कहते हैं, जो मानव द्वारा किया जाता है, जो मानव द्वारा होता है। ठीक है, जैसे में आप लोग पता होगा कि मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या क्या है, आप दे सकते हैं जो मानव द्वारा होता है। जैसे में आतंकवाद, सांप्रदायिकता दंगे, महामारी। क्या है जी, महामारी। तो ये जो कहेगा ना आतंकवाद कौन सा यानी आपदा है, आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा। तो बताइए कौन सा आपदा है जी, ये आतंकवाद जो है ना मानव जनित आपदा है। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे यानी ये कौन सा, ये आपदा है जी, तो मानव जनित आपदा है। ठीक है, महामारी क्या है जी, महामारी क्या है जी, मानव जनित ही आपदा है। तो मेरे प्यारे भाई बंधु दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो साथ ही साथ आज की क्लास में तब तक के लिए बने रहें, और इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें आप लोग। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए। ठीक है ना, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं जी। बताइए रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द इसे कॉपी में नोट कीजिए और जल्द से जल्द याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आवे। तो चलिए रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन है। तो बताइएगा समरकंद यानी समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को क्या कहते हैं। बताइएगा समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग। यदि आपको कहेगा कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं तो बताइए समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आप बताइए यह एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। यह क्या था, एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था, व्यापारियों का मार्ग था। ठीक है,
इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। क्या पहुंचा जी? इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से क्या पहुंचा जी? कागज यूरोप में पहुंचा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और तो आप लोग कंटिन्यू इसे शेयर करते रहें और साथ ही साथ इसे सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए बताते हैं। आप देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, यानी विश्व बाजार किसे कहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बाजार गए होंगे, बाजार समझते हैं। ठीक है, जिसे मार्केटिंग कहते हैं, आप लोग समझते हैं ना, विश्व बाजार। ठीक है, पूरे विश्व का बाजार। ठीक है, तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं। यानी बाजार किसे कहते हैं बताइए? तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, यानी हर कुछ जिस मार्केट में मिलता है, ठीक है, आम लोगों को खरीदने के लिए वहां पे उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, क्या है जी? भारत की आर्थिक राजधानी जो है जी मुंबई है। आप लोग समझ गए होंगे ना विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है जी? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बताइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि भूमंडलीकरण के भारत पर यानी प्रभावों को स्पष्ट करें। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल बताए थे ना, आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट रहेगा, VVI क्वेश्चन। ठीक है, तो भूमंडलीकरण ने विश्व यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया। ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि भूमंडलीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है। ठीक है, और आज भूमंडलीकरण के कारण यानी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी क्या हुआ है? यानी बदलाव आया, यानी सुधार आया है। ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीकरण के दौर से रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसी, यातायात की, ठीक है, यातायात की, समझ गए ना, सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि सूचना एवं संचार के क्षेत्रों में भी क्रांति आ गई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कहना है कि इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर यानी प्राप्त हुए हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को क्या किया? बढ़ाया, यानी अधिकतम किया। ठीक है, और उसे अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपना जीविका चला रहे हैं। ठीक है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाया है।
मतलब इसका कहना है जी कि भूमंडलीकरण की यानी प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन भर यानी सदर को भी उसको क्या किया, यानी एहसास दिलाया, यानी बढ़ाया, उन्नति किया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बने रहिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे